नमस्कार, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी हेल्प सेंटर पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं जनवरी के बाद से अपने चैनल पर ऑनलाइन कभी नहीं आया। इसके पीछे जो कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, उन कारणों में एक कारण ये भी रहा है कि मैं इससे पहले भी कुछ जगहों पे पढ़ाता हूँ, लेकिन अब धीरे-धीरे आपका सिलेबस पूरा हो रहा है और मैं फ्री भी हो रहा हूँ। तो अब डेली लगातार सारे क्लासेस की वीडियो, चाहे वह क्लास 11th की हो, 9th की हो, 10th की हो या 12 की हो, सारे सब्जेक्ट का क्रमानुसार वीडियो हर चैप्टर का मिलेगा। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य व्यूज बढ़ाना या सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं है, अपितु आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट वो सारी चीज़ें मिल जाए जो आप बड़ी बड़ी संस्थानों में बड़े बड़े टीचरों से सीखते हो। तो यह वीडियो बोर्ड के लिए है और हिंदी मीडियम में उन बच्चों के लिए है जो नीट या आईआईटी भी करते हैं। उनमें सारे न्यूमेरिकल्स चीज़ें या सारे जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सब कुछ सिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह जो चैप्टर क्लास 12वीं का पहला है, ठोस अवस्था, इसके बारे में आज कुछ चीज़ें समझेंगे, कुछ चीज़ सीखेंगे। पहली चीज़ तो यही कि ठोस अवस्था है क्या। हम लोग ठोस अवस्था को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमें ठोस अवस्था क्या होता है इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आपने इससे पहले पदार्थ पढ़ा होगा कि पदार्थ जो होती है, इसके मूल रूप से कुल 3 अवस्थाएं होती है, जिनमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। आपने 3 अवस्था के बारे में इससे पहले पढ़ा, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। पहला सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, आपने इन 3 चीज़ों के बारे में स्टार्ट में पढ़ा था। अब हम लोग पहले ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं कि ठोस अवस्था क्या है। देखो बेटा, अगर मैं ठोस की बात करूं तो इसका लिख सकता हूं कि पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था, ऐसी अवस्था जिसकी आयतन व आकृति दोनों निश्चित होती है, आयतन व आकृति, आकृति दोनों निश्चित होती है, निश्चित होती है। पदार्थ की ऐसी अवस्था को पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था कहते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा। जैसे बेटा मान लो हमारे पास एक ईंट है, एक ईंट है। अब इस ईंट को हम क्या कर सकते हैं, अभी मान लो इस ईंट का जो आप एक आकृति देख पा रहे हो, कुछ आकृति है, इसका कुछ आयतन होगा। आयतन मतलब इसकी ऊंचाई होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, आपस में गुणा कर दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है कि ऐसे पदार्थ जिसकी आयतन व आकृति दोनों निश्चित हो। अब बेटा इसको यहाँ रखो, चाहे आप यहाँ रखो, चाहे आप कहीं ले जाओगे, जैसा आकार है, जैसी आयतन है, जैसी आकृति है, इसके निश्चित होंगे, तो इस प्रकार का जो अवस्था होगी, इस प्रकार की अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। बात समझ में आए बेटा? यानी कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसकी आयतन व आकृति दोनों निश्चित हो,
पदार्थ की ऐसी अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। कोई डाउट है? देखो बेटा, जो भी डाउट रहे तो आप मैसेज बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अभी हम बस वीडियो अपलोडिंग चलेगा कुछ दिन तक, उसके बाद लाइव, क्योंकि लाइव तो हम आ सकते हैं लेकिन इंटरनेट इशू रहता है और सारी समस्याएं रहती हैं, जिस कारण से अभी तो वाईफाई जब तक नहीं लगेगा तब तक तो हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। वाईफाई इंस्टॉल होने के बाद हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें तो जो ठोस के कण होते हैं, एक निश्चित स्थान पर होते हैं या एक निश्चित संरचना पर होते हैं या एक निश्चित आकार पर होते हैं। अगर पूछा जाए तो याद रखना, जो ठोस के कण हैं वो एक निश्चित बिंदुओं पर होते हैं और मैं बताना चाहूँगा ये अपने उसी स्थान पर इधर उधर मूव करना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच स्थान इतना कम होता है कि ये चाह कर के भी आपस में मूव नहीं कर सकते। या आप इतना कर सकते हो कि एक कण जो होते हैं अपने अपने निश्चित बिंदुओं के इधर उधर कंपन करते रहते हैं, परंतु अपने स्थान को अस्थायी रूप से छोड़ नहीं सकते। यानी कि ये जो कण होते हैं ये अपने स्थान को अस्थायी रूप से छोड़ नहीं सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो घटक कण होते हैं पास पास होते हैं। जैसे मैं ईंट की बात करूँ ना, जो ईंट में कण होंगे ना बहुत पास पास होते हैं, ऐसे पास पास होगा बेटा। जो कण होगा कहाँ पे होगा? एकदम पास पास होगा, बहुत ही करीब होगा। इतना करीब होगा कि ये चाह करके भी अपने स्थान को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत पास पास होने के कारण इनके बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है वह बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें लिख सकते हो कि जो हमारा अंतरा आणविक स्थान होगा, अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होगा या बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। पहला पॉइंट कि ठोस के अवयवी कण इतने पास पास होते हैं कि इनके बीच जो अंतरा आणविक स्थान होता है बहुत ही कम होता है। दूसरा, अब पास पास होंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा जिसे हम कहते हैं अंतरा आणविक बल, वो बहुत ही अधिक लगेगा, ठीक है ना। ये आप कह सकते हो कि ठोसों के अवयवी कणों के बीच जो अंतरा आणविक बल होता है, अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना कि अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है। अच्छा बेटा, अभी आपने घनत्व पढ़ा होगा, जिसे डेंसिटी कहते हैं, घनत्व। तो आपको यह भी जानना होगा कि घनत्व होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब एक चीज देखना, अब जो कण है बहुत पास पास है, बहुत करीब करीब है। अब बहुत पास पास होने के कारण इनका मास अधिक होगा, अधिक कण है तो मास अधिक होगा, साथ ही साथ इनका आयतन भी कुछ होगा। अब मास बटे आयतन या द्रव्यमान बटे आयतन ही घनत्व कहलाएगा। सीधी सी बात है, जो हमारा घनत्व होगा क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। अब मास बटे आयतन या द्रव्यमान बटे आयतन जो हमारा घनत्व हुआ ये क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा। या आप एक पॉइंट ये भी समझ सकते हैं कि ठोसों में घनत्व बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। किसमें होता है? तो ठोसों में। ये भी एक पॉइंट है कि ठोसों में जो घनत्व होगा क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा। जैसे मैं अगर बात करता द्रव का, तो जो द्रव में घनत्व होता है क्या होता है? वो कम होता है, ठीक है ना। जबकि ठोसों में जो घनत्व होता है क्या होता है? बहुत अधिक होता है। द्रव में ठोस से कम होगा, लेकिन द्रव से गैस से अधिक होगा द्रव में। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो प्रसार होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रसार गुणांक, तो ठोसों में जो प्रसार मतलब गर्म करो, इसे हीट करोगे तो फैलना चाहिए, ठीक है ना। गैस को आप हीट करोगे ना, फैल जाएगा पूरे कमरे में। लेकिन अगर आप लिक्विड को आप ठोस को अगर गर्म करोगे तो जो तापीय प्रसार गुणांक होगा बहुत कम होगा। यहाँ लिख सकते हैं
कि ठोसों में तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, यानी कहने का मतलब है ठोसों में जो तापीय प्रसार गुणांक होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम, इतना कम कि हम इसे जानने ऐसा चाहें ना कि बहुत ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और इसमें जानना है ठोस में, वो ये चीज़ है ना, जो ठोस हमारा होगा, मैंने बताया कि जो तापीय प्रसार गुणांक होगा वो कम होगा और जो घनत्व होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल इसके होंगे, जैसे हमारा ईंट बताया मैंने, कुर्सी मेज हो सकता है, टेबल हो सकता है, या इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। इस चीज़ को आपको रखना है ध्यान में, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट आता है ठोसों के प्रकार, अगर देखें, या टाइप्स ऑफ सॉलिड कह सकते हैं, या ठोस के प्रकार भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ठोस के प्रकार क्या होते हैं या कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, इसमें हम लोग पहला देखेंगे बेटा, पहला बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार। बंधन बलों के प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार ऐसे कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्स या बॉन्ड। यानी कि बंधन बलों के प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार की बात करें तो बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। बंधन बलों के प्रकृति के आधार पर ठोस कितने होते हैं, तो याद रखना है बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर जो ठोस होगा वो 4 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, तो पहला हमारा हो जाएगा इसमें आणविक ठोस। पहला होता है आणविक ठोस, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा हमारा होता है आयनिक ठोस, इसे कहते हैं बच्चों आयनिक सॉलिड। तीसरा होता है हमारा आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस। इसे कहते हैं एक ठोस और, या नेटवर्क ठोस भी कह दो, या नेटवर्क ठोस। इसे कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क ठोस या नेटवर्क सॉलिड, या कभी कभी इसे परमाणु ठोस भी कहते हैं, परमाणु ठोस और एटॉमिक सॉलिड। कई नाम है, आप सहसंयोजी ठोस भी कर सकते हो, नेटवर्क ठोस कर सकते हो, या एटॉमिक सॉलिड भी कर सकते हो। एक और ठोस इसमें बचेगा चौथा, जिसका नाम होता है धात्विक ठोस। इसे कहते हैं
मेटालिक सॉलिड, क्या कहते हैं बच्चों, मेटालिक सॉलिड। तो ध्यान से सुनिएगा, बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर जो ठोस होगा वो कुल 4 प्रकार का होगा, जिनमें पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस या परमाणु ठोस, और जो 4 नंबर में है वो है हमारा धात्विक ठोस। तो बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर जो ठोस कितना होगा बच्चों, तो 4 हो जाएगा। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस और चौथा हो जाएगा हमारा धात्विक ठोस। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक को पढ़ते चलते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आणविक ठोस क्या होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा या आणविक ठोस क्या होगा। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस का, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ऐसे ठोस जिनके ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण या अवयवी कणों के बीच देखो बेटा, अगर हम बात करें अवयवी कणों, तो मैंने एक शब्द लिखा है अवयवी कणों, तो कहो सर अवयवी कण क्या होते हैं, तो याद रखना है जो हमारे अवयवी कण होते हैं ना, इसमें हमारा आ जाएगा अणु, परमाणु या आयन। ये हमारे क्या होते हैं, तो अवयवी कण होते हैं। अगर पूछे कि अवयवी कण क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल, एटम्स और आयन्स हो जाएगा। यानी कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच क्या होते हैं, दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल या वांडर वाल्स बल होते हैं, ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। अगर पूछे आणविक ठोस क्या है, तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल या वांडर वाल्स बल होते हैं, ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, तो याद रखना, ऐसे ठोसों को हम कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। आणविक ठोस के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होता, और इन्हीं आणविक ठोस के कणों को दूर दूर रहने के कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, इन ठोसों में जो घनत्व होगा या जो इनका गलनांक होगा, जो क्वथनांक होगा, बहुत ही कम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आणविक ठोस के गलनांक व क्वथनांक दोनों निम्न होता है या कम होता है, दोनों निम्न होता है। ये क्या था, तो याद रखना, इसे कहते हैं आणविक ठोस। इसके बाद अगला हमारा है एग्जाम्पल। हाँ, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उदाहरण भी जरूरी है, साथ साथ सीखते चलना। तो इसमें जो उदाहरण आएगा बेटा, तो इसका उदाहरण हो जाएगा आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस आदि। सफेद फास्फोरस
फास्फोरस आदि। कहने का मतलब है, अगर आणविक ठोस के बारे में हम समझें तो आणविक ठोस क्या होगा? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल या वांडर वाल्स बल होते हैं, ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ठोसों को हम आणविक ठोस कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट बेटा यहाँ तक? तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे आणविक ठोस। अब जो नेक्स्ट वीडियो लगातार बनेगा तो इसमें हम लोग इसके आगे जो भी चीज़ें हैं सब कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा इस वीडियो में आप लोग का जो भी देखिएगा कमेंट कीजिएगा क्या क्या कमियां हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी कमियों को दूर करूं और फिर से उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करूं। ओके, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।